अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी टीचर हफ्सा सिद्दीकी और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर कॉमर्स की अकाउंटिंग हम चैप्टर नंबर 8 देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 है पार्टनरशिप रिजोल्यूशन के बारे में। रिजोल्यूशन क्या होती है? रिजोल्यूशन या लिक्विडेशन, हम इन दोनों टर्म्स को अपनी अकाउंटिंग के अंदर यूज़ करते हैं जिनके सेम मीनिंग होते हैं। यानी कि किसी भी वजह से जब पार्टनरशिप जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है या उसको हम लिक्विडेट कर देते हैं, यानी कि पार्टनरशिप को हम ख़त्म कर देते हैं, तो वो पूरा प्रोसेस, उस प्रोसेस के अंदर हमें कुछ चेंजेस लेके आनी होती हैं, कुछ एंट्रीज पास करनी होती हैं। वो पूरा प्रोसेस हमारा पार्टनरशिप डिज़ोल्यूशन का प्रोसेस कहलाता है। और इसके अंदर किस तरह से क्या क्या चेंजेस लेके आनी होती है उसकी हम यहाँ पे आज के लेक्चर के अंदर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देखेंगे। फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी एग्जांपल्स के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉजेज ऑफ डिसोल्यूशन, यानी कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमें पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ता है। Ends the original partnership agreement as caused by admission or withdrawal of a partner, insolvency of a partner, death of a partner, incorporation of a partnership. ये हमारे कुछ कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से हमने अपनी पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ता है। यानी कि मैं किसी नए पार्टनर को अपनी फर्म के अंदर लेके आ रही हूँ, या फिर कोई पार्टनर अपने फंड्स को, अपने कैपिटल को या अपने शेयर को विदड्रॉ कर रहा है। तो दोनों केसेस के अंदर मुझे पार्टनरशिप को ख़त्म करना पड़ेगा और एक नए सिरे से एक नया एग्रीमेंट मैंने साइन करना पड़ेगा जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके दरमियान में। क्योंकि जब भी हम पार्टनर को लेके आते हैं या पार्टनर छोड़ के जाता है तो दोनों सूरतों के अंदर हमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट को रिन्यू करना पड़ता है। सेकेंड इसका कॉज होता है इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। किसी भी वजह से पार्टनर हमारा इंसॉल्वेंट हो जाता है तो हमने अपनी पार्टनरशिप को लिक्विडेट करना पड़ता है या फिर डिसॉल्व करना पड़ता है। थर्ड इसके अंदर आता है डेथ ऑफ अ पार्टनर, यानी कि किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो अब वो वर्किंग उस पोजीशन में तो है नहीं, काम नहीं कर रहे, तो अब दोबारा से एक और एग्रीमेंट होगा जिसके अंदर हम डेथ ऑफ अ पार्टनर की एंट्रीज भी पास करेंगे, उनके शेयर्स के बारे में बात करेंगे, सब चीज़ों को एंट्री करके नए सिरे से पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। इसके बाद फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ पार्टनरशिप होता है, यानी कि हम किसी के और के साथ इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर, तो उसमें भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो जाती हैं जो कि हमारा कॉज बनता है पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन का। अब जब हमारी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई तो हम जब फॉर्म करते हैं न्यू पार्टनरशिप को, तो उसके अंदर कुछ चीज़ों को हमें जहन में रखना पड़ता है कि रिमेनिंग पार्टनर्स में कंटिन्यू द बिजनेस ऑपरेशन अंडर अ न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यानी कि जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर से बिलफर्ज एक कोई विदड्रॉ करके चला गया या डेथ हो गई, किसी भी वजह से वो छोड़ के चला गया, तो बाकी के जो पार्टनर्स हैं वो कंटिन्यू रखेंगे अपने बिजनेस को जो चल रहा है उनका। ठीक है। दूसरा इसके अंदर हम लिक्विडेशन की टर्म यूज़ करेंगे। पार्टनरशिप बिजनेस एक्टिविटीज़ आर टर्मिनेटेड एंड नॉन कैश एसेट्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश टू पे पार्टनरशिप क्रेडिटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग असेट्स टू द पार्टनर्स। लिक्विडेशन के प्रोसेस के अंदर हम बात करते हैं कि जो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर तमाम तर एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है और तमाम जो नॉन कैश असेट्स होते हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं कैश में। यानी कि जितने भी असेट्स हैं उन हम कंपनी को लिक्विडेट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं कंपनी को, तो वहाँ पे हम तमाम जो नॉन कैश असेट्स थे उन सबको हमने कन्वर्ट करना है कैश में, यानी कि चीज़ों को हमने बेचना है और फिर हमें उसको कैश में लेके आना है। और इसके साथ साथ टू पे पार्टनरशिप्स क्रेडिटर्स, क्योंकि हमें जो पार्टनरशिप के अंदर जो हमारे क्रेडिटर्स थे उनको पेमेंट करनी होती है। यानी कि मैंने कुछ अकाउंट पेबल्स क्रिएट किया कराए हुए हैं या कहीं से मैंने कोई लोन लिया हुआ है, उन सबको मैंने पेमेंट करनी है, तो मैं कहाँ से करूँगी? कंपनी का असेट बेच के करूँगी। और इसके बाद फिर अगर कोई चीज़ बचती है, डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग असेट्स टू द पार्टनर्स। जो भी चीज़ बची हमारी वो पार्टनर्स जो मौजूद थे उन सब के दरमियान में डिवाइड कर दी जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हेन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक्स प्लेस, कब पार्टनरशिप डिसोल्यूशन जो है वो होती है। तो इसमें हमारे कुछ केसेस इसमें आपको बता दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं द एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ ड्यूरेशन, यानी कि अगर हमने एक डिसाइड किया था पीरियड कि हम 10 साल, 15 साल, 20 साल, इतने साल इस पार्टनरशिप को चलाएंगे, क्योंकि वो एग्रीमेंट में सब चीज़ें डिसाइडेड हैं, तो हमें अपना एग्रीमेंट रिन्यू करना है। तो वो जो एग्रीमेंट था हमारा एक्सपायर हो गया तो हमारी पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो गई ऑटोमेटिकली। सेकेंडली द कम्प्लीशन ऑफ जॉब और कॉन्ट्रैक्ट, किसी किस्म की हमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर हमने पार्टनरशिप कायम की थी और वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अगर मज़ीद हम फर्दर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर रहते हुए तमाम पार्टनर्स, तो उसमें हम रिन्यू कर लेते हैं इसको। पहले पार्टनरशिप को डिसॉल्व करते हैं फिर रिन्यू करते हैं। तो ये एक जो है हमारे पास केस हो जाता है कि कब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। इसी तरह से डेथ ऑफ अ पार्टनर है, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर है, या रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर है कि पार्टनर रिटायर्ड होकर चला गया। फिर इसके बाद कुछ केसेस हमारे ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं जिसके ऊपर हमें पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ता है। और वो क्या ऑर्डर्स होते हैं, क्या सिचुएशन होती है जब
किसी भी पार्टनर का जो है हम कह सकते हैं कि किसी भी दिमागी सूरत हाल की वजह से उस पार्टनर को हमें निकालना है तो कोर्ट ऑर्डर हमें कर देता है कि अनसाउंड माइंड की वजह से हम उसको नहीं रख सकते। फिर बिजनेस को कोई अफेक्ट करने वाली चीज़ किसी पार्टनर ने करी थी तो कोर्ट ऑर्डर इस सूरत हाल में भी कर देता है। फिर इसके बाद हमने पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट बनाया था उसके खिलाफ हम कोई काम करें तो उस सूरत में भी कोर्ट हमें ऑर्डर करता है कि आप पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दें। फिर इसके बाद बिजनेस कैन नॉट बी कैरिड आउट एक्सेप्ट एट लॉस, यानी कि बिजनेस हम कर रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर हम लेके चल रहे हैं तमाम तर चीज़ों को, लेकिन उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा सिवाय लॉस के। तो उस सूरत हाल में भी बास केसेस के अंदर कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे देता है कि आप पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर लें। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उन टर्म्स के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हम बार बार जिक्र कर रहे हैं डिसोल्यूशन का, डिसॉल्व करने का। तो द टर्म डिसोल्यूशन रिफर्स टू द टर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप एज अ गोइंग कंसर्न, यानी कि हम कोई भी पार्टनरशिप जो बनी हुई थी उसको हम किसी पर्पस के लिए, किसी मुनाफे के लिए, प्रॉफिट के बेसिस के ऊपर हम उसको चला रहे थे, उसको अगर हम टर्मिनेट कर देते हैं, रोक देते हैं, वो सारी तमाम काम जो हम पार्टनरशिप के अंदर कर रहे थे वो चीज़ हमारी कहलाती है डिसोल्यूशन। सेकेंड, इसके अंदर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे लिक्विडेशन। एक टर्म है, द पेमेंट ऑफ क्लेम्स इज कॉल्ड लिक्विडेशन। दिस टर्म इज ऑल्सो यूज्ड इन अ ब्रॉडर सेंस टू रिफर टू द वाइंडिंग अप प्रोसेस, यानी कि मैंने किसी से पेबल्स मेरे क्रिएट हुए थे, किसी से लोन लिया हुआ था, उन तमाम तर चीज़ों का जो क्लेम्स हैं उसकी पेमेंट करने के लिए मैंने अपनी कंपनी को लिक्विडेट कर दिया, तो वो चीज़ हमारी लिक्विडेशन कहलाती है। और इसको अगर ब्रॉडर सेंस में यूज़ किया जाए तो ये वाइंडिंग अप प्रोसेस भी कहलाता है कि हमने तमाम तर चीज़ों को बंद कर दिया या ख़त्म कर दिया। और ये हमारा जो है मुस्तकिल बेसिस पे भी होता है और ये हमारा टेम्प्रेरी बेसिस पे भी होता है। इसके बाद फिर है इंसॉल्वेंट पार्टनरशिप। अब ये इंसॉल्वेंट पार्टनरशिप क्या होती है, ये टर्म हम बार बार अपने चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल्स के अंदर भी यूज़ करेंगे। तो पार्टनरशिप इज़ इंसॉल्वेंट, पार्टनरशिप जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाती है जब जो हम कैश ऑब्टेन कर रहे होते हैं रियलाइजेशन के ऊपर। अब ये रियलाइजेशन एक और नई टर्म है जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, बड़ी डिटेल में समझेंगे। फिलहाल आप ये समझ लें कि हमारे पास जो तमाम असेट्स होते हैं उनको हम जब बेचने यानी कि नॉन कैश को कैश में कन्वर्ट करा रहे होते हैं तो हम उसका कुछ एक एस्टिमेट लेते हैं कि हमने कितने के ख़रीदे थे और कितने में वो बिक रहे हैं। उसके अंदर जो ये प्रोसेस होता है एस्टिमेशन का कि कितने में ख़रीदे थे, कितने में बेचे थे, ये चीज़ हमारी रियलाइजेशन कहलाती है। कभी इस पर गेन भी होता है हमें, कभी लॉस भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब कैश ऑब्टेन करते हैं हम रियलाइजेशन के ऊपर, जो हम असेट्स बेचे हमने कन्वर्ट किया उसको कैश में, इज़ इनसफिशिएंट टू पे लाइबिलिटीज़, वो इतने कम हो कि हम उससे अपनी लाइबिलिटीज़ को पे कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी कहलाती है इंसॉल्वेंट पार्टनरशिप। और इंसॉल्वेंट पार्टनर भी वही होता है कि एक ऐसा पार्टनर हमारे पास है जो कि अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ ना कर सके। इसके बाद फिर हम रियलाइजेशन अकाउंट को पढ़ेंगे जिसको मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया। और इसकी डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इंक्लूड्स सेल ऑफ असेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। However, most of the time these adjustments recognize gain or loss. Therefore, a separate account called realization account is prepared for the purpose of liquidation or winding up business. क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है पूरा डिसोल्यूशन का जिसके अंदर हमें गुजरना होता है तमाम तरह स्टेप्स से। ठीक है, वो स्टेप्स आगे आएंगे जिसमें हमारे पास सेल ऑफ असेट्स होती है, फिर सेटलमेंट होती है लाइबिलिटीज़ की। लेकिन ज़्यादातर टाइम के अंदर हम ये देखते हैं कि जब हम रियलाइजेशन करते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमें उस रियलाइजेशन के ऊपर प्रॉफिट हो गया और बाज़ केसेस के अंदर हमें लॉस भी हो जाता है। तो ये पूरा जो गेन और लॉस का प्रोसेस है, ये सब चीज़ें हमारी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर सेपरेटली डाली जाती हैं। और इसका मेन पर्पस जो है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का पर्पस जो है वो यही होता है कि हम अपने बिजनेस को वाइंड अप कर रहे होते हैं या लिक्विडेट कर रहे होते हैं या पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर रहे होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस, यानी कि हम बिजनेस को लिक्विडेट कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है कि पहले क्या करें बाद में क्या करें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम स्टेप 1 की बात करते हैं, सेल असेट्स, हमने तमाम असेट्स को बेचना होता है। इसके बाद अगर हम स्टेप 2 की बात करें तो स्टेप 2 के अंदर हम सेटल करते हैं तमाम तरह अपनी लाइबिलिटीज़ को। फिर हमारा थर्ड स्टेप आ जाता है। थर्ड स्टेप के अंदर हम ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि हमारे पास अगर कुछ सेल करने पर गेन हुआ है या लॉस हुआ है तो पार्टनर्स के कैपिटल में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर फोर्थ हमारा लास्ट स्टेप होता है लिक्विडेशन के प्रोसेस के अंदर, जिसमें हम तमाम तरह पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं। ये तमाम स्टेप्स हम किस तरह से करते हैं, इनकी हम सेपरेटली तमाम तरह को डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं, इनकी एंट्रीज़ को देखते हैं कि क्या एंट्रीज पास होती है। सबसे पहले बात की जाती है यहाँ पे स्टेप 1 की। स्टेप 1 में हम अपने तमाम नॉन कैश असेट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं कैश असेट्स में, तो हम सेल कर रहे हैं असेट्स को। क्लोजिंग सेल्स ऑफ असेट्स
अकाउंट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, क्योंकि कैश एंड बैंक ऑलरेडी हमारे कैश में ही होते हैं तो उसको तो हमने चेंज नहीं करना होता। तो कैश और बैंक के अलावा तमाम वो असेट्स जो कि नॉन कैश असेट्स होते हैं उनको हम बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। तो जब सेल्स हो रही होती है असेट की तो वहाँ पे हम दो तरह की चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे इन केस ऑफ गेन, अगर हमें चीज़ें बेचने पे, असेट्स बेचने पे अगर गेन होता है तो वहाँ पे हम कैश ले लेते हैं अपनी डेबिट साइड पे, जो हमारी एक्चुअल अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं, यानी कि मैंने अपनी ऑफिस बिल्डिंग बेची, ऑफिस का कुछ असेट्स बेचा, उसके अगेंस्ट मुझे कैश रिसीव हुआ, वो मैंने लिख लिया डेबिट साइड पे, जितना भी कैश मुझे रिसीव हुआ। इसके बाद फिर मैं क्रेडिट साइड पे एक एंट्री करती हूँ रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। रियलाइजेशन अकाउंट को आप इस तरह से देखिएगा कि जब भी रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे आता है तो वो शो कराता है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, और अगर डेबिट साइड पे आएगा तो वो शो कराएगा लॉस ऑन रियलाइजेशन। इसके बाद फिर हम लास्ट में अपने असेट्स को ख़त्म कर देते हैं बिजनेस के अंदर से। तो ख़त्म करने के लिए हमने उसको ले जाना होता है क्रेडिट साइड पे, क्योंकि असेट्स हमारे बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं और कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। ये हमारी बैलेंस शीट की वैल्यू होती है, यानी कि बैलेंस शीट में हम इसको शो कराते हैं कि अब हमारे तमाम तरह असेट्स जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं कैश के अंदर। इसी तरीके से अगर हमें लॉस हुआ है, इन केस ऑफ लॉस, तो वहाँ पे क्या एंट्रीज होती हैं? सबसे पहले तो कैश की एंट्री है, और जो कुछ भी हमें एक्चुअल अमाउंट मिली है, चाहे वो लॉस में मिली है, यानी कि मैंने 50,000 की कोई चीज़ खरीदी थी लेकिन मैंने उसके अगेंस्ट 40,000 रिसीव किए, तो मैं कैश की एंट्री तो एज इट इज़ करूँगी कि मुझे 40,000 रिसीव हुए, 50 से ज़्यादा रिसीव नहीं हुए। जितनी भी अमाउंट रिसीव हुई वो मैंने लिख दी यहाँ पे डेबिट साइड पे, क्योंकि ये कैश आया मेरे पास। इसके बाद फिर रियलाइजेशन अकाउंट, जो कि हमारा गेन की सूरत में क्रेडिट साइड पे जा रहा था, वो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा डेबिट साइड पे चला जाता है इन केस ऑफ लॉस, क्योंकि हमने इसके ऊपर कुछ कमाया ही नहीं, कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो ये हमारे पास शो करा रहा है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट पे कि लॉस हुआ है रियलाइजेशन पे। इसके बाद जैसे हमने पहले एसेट्स को कम किया था, क्रेडिट कर दिया था, ये एसेट्स हमारे पास से चले गए हैं, इनको हम अपने एंट्री में से माइनस कर देंगे। इसके बाद फिर इसी स्टेप 1 के अंदर हम देखेंगे कि कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। बास केसेस के अंदर हमारे पास रिसीवेबल्स भी मौजूद होते हैं। अब उन रिसीवेबल्स को भी हमने अपने कैश के साथ में लाना होता है, तो हम वहाँ पे रिसीव कर रहे होते हैं डेटर्स से, ठीक है। तो डेटर्स से जब हम रिसीव करते हैं दो तरह से, या तो फुल अमाउंट या फिर हम कुछ कम अमाउंट रिसीव करेंगे। तो अगर हम फुल अमाउंट रिसीव करते हैं तो हमारे पास कैश जो है वो डेबिट हो जाता है, और इसके साथ साथ अकाउंट रिसीवेबल जो है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे पास से ख़त्म हो गए। लेकिन अगर हमारे पास दूसरा केस हो, इन केस ऑफ लेस रिसीव, यानी कि हमें कम पैसे जो है वसूल हुए, तो जो भी कैश का एक्चुअल अमाउंट है वो हम लिख देंगे डेबिट साइड पे। इसके बाद हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा इसके ऊपर भी, कि हमने जो रिसीव किए रिसीवेबल्स अपने, उसके ऊपर हमें लॉस हुआ। जब लॉस हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा चला गया डेबिट साइड पे। और इसी तरह से जैसे हमने पहले अकाउंट रिसीवेबल ख़त्म किए थे अपने पास से, हम यहाँ पे भी अपने अकाउंट रिसीवेबल्स को क्लोज कर देते हैं। अब हम प्रोसेस ऑफ पार्टनरशिप रिजोल्यूशन के सेकंड स्टेप पे आ गए। स्टेप 2 के अंदर हम लाइबिलिटीज़ को सेटल कर रहे हैं। मैंने तमाम असेट्स को बेच दिया है। अब बेचने के बाद मैं अपनी लाइबिलिटीज़ को सबसे पहले पे ऑफ करूँगी। जिन लोगों से मैंने पैसे लिए हुए थे उनको मैं वापस रिटर्न करूँगी। तो उसको रिटर्न करने के लिए हम क्या क्या करते हैं ये देख लेते हैं। पेड टू क्रेडिटर्स, पेड लिक्विडेशन एक्सपेंस, एनी एसेट इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर और क्रेडिटर। ये तमाम तरह चीज़ें यहाँ पे हमारे स्टेप 2 के अंदर इन्वॉल्व होती हैं कि हम क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं, या लिक्विडेशन के प्रोसेस में हमें कोई एक्सपेंसेस हुए हैं अगर, तो वो भी यहीं पे हमारे पास लाइबिलिटीज़ के अंदर आ जाते हैं। और कोई भी असेट हमारा कोई पार्टनर या फिर हमारा क्रेडिटर जो है वो टेक ओवर कर रहा है, तो उसकी एंट्री भी हम इसी प्रोसेस में स्टेप 2 के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पेड टू क्रेडिटर्स। इन केस मैंने पेड करा क्रेडिटर्स को कुछ अमाउंट जो कि मैंने लिया था अकाउंट पेबल की मद में, फुल पेमेंट कर रही हूँ। अगर मैं इसमें भी देखें दो तरह से होता है कि कभी कभार हम कम देते हैं। मैंने लिए 50 थे, दिए मैंने 40, ठीक है, लेकिन मैंने 50,000 लिए थे, 50,000 मैं वापस कर रही हूँ। तो लाइबिलिटीज़ जब हमारी कम होती हैं तो वो चली जाती हैं डेबिट साइड के ऊपर। मैंने डेबिट साइड पे लाइबिलिटीज़ को लिख दिया, और कैश हमारे पास से कम हो जाएगा, यानी कि मैंने जितनी भी पेमेंट की थी उसकी मद में मेरे पास से कैश जो है वो जा चुका है। इसके बाद हम दूसरा केस देखते हैं। इन केस ऑफ लेस पेमेंट, अगर हमारे पास पेमेंट जो है वो कम हुई हो तो हम क्या करेंगे कि लाइबिलिटीज़ को पहले तो हम कम कर देंगे, यानी कि हमने देने कुछ और थे लेकिन हमने कम पेमेंट करी, और उसको हम लाइबिलिटीज़ को क्लोज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी लाइबिलिटी क्लोज होती है तो वो चली जाती है डेबिट साइड पे। इसके साथ साथ हम रियलाइजेशन का अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे।
अब देखिए यहाँ पे हमने क्योंकि पे जो किया है वो कम किया है, ज़्यादा करना था लेकिन हमने कम किया है। रियलाइजेशन पे हमें पता चला कि पेमेंट कम करनी है, तो इस रियलाइजेशन को अकाउंट को हम यहाँ पे एज अ गेन कंसिडर करेंगे और इसको हम लिख देंगे क्रेडिट साइड के ऊपर, क्योंकि जब भी रियलाइजेशन के ऊपर गेन होता है वो जाता है हमारा क्रेडिट साइड पे। इसके बाद तीसरी चीज़ जो हमारे पास आ जाएगी इसके अंदर वो कैश होगा, यानी कि मैंने कुछ कैश पे कर दिया है तो कैश मेरे पास से कम हो चुका है, और जब कैश कम होता है तो वो चला जाता है क्रेडिट साइड पे। फिर किसी किस्म के लिक्विडेशन के ऊपर अगर एक्सपेंसेस हुए हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर, तो वहाँ पे हम रियलाइजेशन अकाउंट को लिख देते हैं डेबिट साइड पे, और इसके अगेंस्ट हम क्रेडिट साइड पे एंट्री कर देते हैं कैश की, क्योंकि कैश के मद में ही एक्सपेंसेस हुए होंगे, तो कैश चला गया हमारे पास से, तो इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर डालते हैं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को। इसके बाद फिर नेक्स्ट केस होता है हमारा जब हमारा कोई असेट पार्टनर टेक ओवर कर रहा हो। इसके अंदर हम 3 केसेस देखेंगे। सबसे पहले केस के अंदर हम बात करते हैं इक्वल टू बुक वैल्यू। इक्वल टू बुक वैल्यू का मतलब ये है कि हमारी जो असेट की वैल्यू थी, बुक वैल्यू थी, उसी के ऊपर ही पार्टनर जो है वो अपने साथ कोई चीज़, कोई असेट लेके जा रहा है, तो वहाँ पे हम पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को देते हैं कम, और इसके साथ साथ हम अपने पास से असेट को लेस कर देते हैं, यानी कि डेबिट साइड पे ले जाते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट केस होता है जहाँ पे लेस देन बुक वैल्यू हो, यानी कि हमारी असेट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा थी, यानी कि 10,000 थी, लेकिन जब पार्टनर लेके जा रहा है तो वो लेके जा रहा है कम वैल्यू में, यानी कि 8,000 में, 7,000 में, 9,000 में लेके जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पे, क्योंकि हम कम कर रहे हैं और ये एग्रीड वैल्यू है हमारी, और इसके साथ साथ हम रियलाइजेशन अकाउंट को भी लिख देते हैं डेबिट साइड पे, और असेट अकाउंट हमारा यहाँ से हो जाता है ख़त्म, क्योंकि वो असेट जो है अब पार्टनर अपने साथ लेके जा चुका है। इसके बाद इसमें थर्ड केस होता है जिसमें हम बात करते हैं मोर देन बुक वैल्यू, यानी कि कोई असेट है जिसकी बुक वैल्यू कम थी लेकिन पार्टनर उसको लेके जा रहा है ज़्यादा वैल्यू में, तो वहाँ पे हम पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को जो भी एग्री वैल्यू है उससे हम कर देते हैं डेबिट, और क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा में लेके जा रहा है, गेन हुआ है, तो इसको हम शो कराएंगे रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट साइड के ऊपर। और तीसरी एंट्री हम यहाँ पे कर देते हैं असेट की, कि असेट हमारे पास से चला गया, यानी कि उसको हम कर देंगे क्रेडिट साइड के ऊपर। तो इन 3 चीज़ों को आप लोग बहुत गौर से अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। सबसे पहले इक्वल टू बुक वैल्यू होती है, जो भी एसेट टेक ओवर किया जा रहा होता है पार्टनर की जानिब से, दूसरा लेस देन बुक वैल्यू होती है, और तीसरा मोर देन बुक वैल्यू होती है। इक्वल टू बुक वैल्यू के अंदर हम ना तो रियलाइजेशन पे गेन हो रहा होता है और ना ही रियलाइजेशन के ऊपर किसी किस्म का लॉस हो रहा होता है, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म की, ठीक है। हम किसी इंडिविजुअल पार्टनर की एंट्रीज पास नहीं कर रहे, हम पार्टनरशिप फर्म की एंट्रीज पास कर रहे हैं, ये आप लोगों ने जहन में रखनी है चीज़। फिर इसके बाद जब हम लेस देन बुक वैल्यू की बात करते हैं, तो देखें वहाँ पे पार्टनरशिप के पास जो असेट था उसकी वैल्यू थी 10,000 रुपये, लेकिन जब पार्टनरशिप पे डिसोल्यूशन हो रहा है और वहाँ पे कोई पार्टनर अपने साथ वो असेट लेके जा रहा है, तो वो 10,000 का नहीं लेके जा रहा, वो 8,000 का लेके जा रहा है, यानी कि वो 2,000 रुपये कंपनी को कम दे के जा रहा है। तो जब कम दे के जा रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमें रियलाइजेशन के ऊपर लॉस हो गया, तो हम इस लॉस को 2,000 रुपये जो कम होते हैं वो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तीसरा केस हमारे पास था मोर देन बुक वैल्यू। मोर देन बुक वैल्यू के अंदर 10,000 की चीज़ को जो पार्टनर है वो अपने साथ लेके जा रहा होता है 12,000 में, यानी कि 2,000 रुपये हमें यहाँ पे रियलाइजेशन के ऊपर गेन हो गया। इस वजह से रियलाइजेशन का अकाउंट हमारा चला जाता है क्रेडिट साइड पे। इसके बाद फिर हमने इसमें एक और चीज़ देखी कि अगर कोई एसेट जो है वो हमारा क्रेडिटर टेक ओवर कर रहा हो, तो वहाँ पे क्या होगा। अब क्रेडिटर है हमारा, उधार पे हमने लिया हुआ है उससे, वो हमारा अगर इक्वल टू बुक वैल्यू लेके जाता है तो हमारी एक तरह से देखें लाइबिलिटीज़ पे ऑफ हो जाती हैं, क्योंकि हमने दे दिया, इक्वल टू बुक वैल्यू है, और इसके साथ साथ हमारे पास किसी किस्म का कोई गेन भी नहीं हुआ और लॉस भी नहीं हुआ, हमारी लाइबिलिटीज़ पे हो गई। तो असेट को हम सिंपली यहाँ पर से कर देते हैं लेस, यानी कि डेबिट साइड पे लिख देते हैं। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं अपने स्टेप नंबर 3 के ऊपर। स्टेप नंबर 3 के अंदर हम बात करते हैं रियलाइजेशन, गेन और लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि हम जो कुछ भी गेन हुआ, लॉस हुआ, हमने अपने पिछले स्टेप के अंदर देखा, उसको ट्रांसफ़र करना है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। अगर हमारे पास केस हो जिसमें हमें गेन हुआ रियलाइजेशन के ऊपर, यानी कि मैंने कोई चीज़ ख़रीदी 10,000 की थी लेकिन मैंने बेची 12,000 रुपये की, तो 2,000 रुपये जो आ रहे हैं फिगर, वो मेरे पास क्या हुआ है, गेन हुआ है। अगर ऐसा केस हो तो हम किस तरह से इसको ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना है, तो हम उसको ले जाएंगे डेबिट साइड पे, ठीक है, क्योंकि गेन वाला रियलाइजेशन अकाउंट होता है क्रेडिट साइड पे। जब वो क्लोज होगा तो वो चला जाएगा
डेबिट साइड पे। इसके बाद हम क्योंकि तमाम पार्टनर्स को दे रहे हैं एक रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट, तो हम तमाम पार्टनर्स के नाम सेपरेटली लिखेंगे, ABC जितने भी हैं, और उन सबके अकाउंट के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर गिवन रेशियो, या अगर इक्वली डिवाइड हो रहा है उसमें हम इनको डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास दूसरी तरह का केस हो, यानी कि हमें लॉस हुआ रियलाइजेशन के ऊपर, हमने कुछ भी नहीं कमाया, जो कुछ बेचा वो सब लॉस में चला गया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है हमारे चले जाते हैं डेबिट साइड पे। यानी कि यहाँ पे पार्टनर्स जो हैं वो कुछ लेके नहीं जा रहे, बल्कि वो लॉस यानी कि उस जगह अपने खुद कुछ पेमेंट करके जा रहे हैं, उनको भरपाई करनी पड़ रही है क्योंकि लॉस हो गया है रियलाइजेशन पे। तो डेबिट साइड पे सबके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो कम कर दिए जाते हैं। किस हिसाब से? यानी कि अगर लॉस हुआ है 10,000 रुपये का और पार्टनर्स हैं 2, A और B, और इक्वल शेयरिंग रेशियो है दोनों का, तो हम 5,000 रुपये A से कम कर देंगे, डेबिट साइड पे कर देंगे, और 5,000 हम B के भी कम कर देंगे, डेबिट साइड पे कर देंगे। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारी एंट्री हो गई डेबिट साइड पे, और हम रियलाइजेशन अकाउंट को कर देते हैं क्रेडिट साइड के ऊपर, क्योंकि जब लॉस हो रहा होता है तो वो डेबिट पे होता है, और जब हम उसको क्लोज करेंगे तो हम उसको ले आएंगे क्रेडिट साइड पे। इसके बाद इसमें एक और केस होता है पेमेंट ऑफ अ पार्टनर्स लोन इफ़ गिवन, यानी कि हम पार्टनर्स का कोई लोन अदा कर रहे हैं। अगर ये हर जगह ज़रूरी नहीं है लेकिन कहीं होगा तो उसको हमने करना पड़ेगा। हमने पार्टनर्स का लोन अदा करना है, पार्टनर्स ने लिया हुआ था, किसी ने, एक ने या दो ने या सब ने, तो हमने लोन को कर दिया डेबिट साइड पे, और इसके अगेंस्ट हमारे पास से चला गया कैश। इसके बाद हम प्रोसेस ऑफ पार्टनरशिप रिजोल्यूशन के आ गए फोर्थ स्टेप के ऊपर, जहाँ पे हमने अपने तमाम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है, क्योंकि हम पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर रहे हैं। हमने तमाम असेट सेल कर दिए, हमने रियलाइजेशन कर ली कि कहाँ गेन हुआ कहाँ लॉस हुआ, हमने लाइबिलिटीज़ भी पे ऑफ कर दी। अब हम तमाम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को कर देंगे क्लोज। इसके अंदर सिंपली आप एंट्री पास करेंगे, यानी कि तमाम जो पार्टनर्स के नाम होंगे ABCD, जितने भी पार्टनर्स हैं उनको कर देंगे आप डेबिट साइड पे। और एक चीज़ को यहाँ पे जहन में रखिएगा कि अगर हमें रियलाइजेशन के ऊपर गेन हुआ है तो वो पार्टनर्स कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे यहाँ पे किसी किस्म का लॉस हुआ है तो हम पार्टनर के कैपिटल में से माइनस कर देंगे, लेकिन प्लस या माइनस दोनों करने के बाद हम एंट्री को लिखेंगे डेबिट साइड पे ही, क्योंकि हम क्लोज कर रहे हैं तमाम एंट्रीज को, ठीक है। तो हमने ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को लिख दिया डेबिट साइड पे, और इसके अगेंस्ट हमारे पास से कैश जो है वो कम हो गया, क्योंकि तमाम पार्टनर्स को सारा का सारा जो कैश मौजूद था कंपनी के अंदर वो दे दिया गया है। ठीक, तो हमने आज ये 4 स्टेप्स देखे, जिसके अंदर हमने बात करी सबसे पहले सेल असेट्स, यानी कि जब डिसॉल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमें अपने तमाम नॉन कैश असेट्स को कन्वर्ट करना होता है कैश में, इसलिए हम तमाम असेट्स को बेच देते हैं। सेकेंड, हम आ जाते हैं अपनी लाइबिलिटीज़ को सेटल करने के ऊपर, यानी कि जब असेट्स बेच दिए, हमारे पास कैश आ चुका है, तो सबसे पहले हम अपने क्रेडिटर्स यानी कि जिन जिन से उधार लिया है वो हम पे ऑफ करेंगे। थर्ड, हम इसमें देखते हैं कि हमें रियलाइजेशन पे गेन हुआ या लॉस हुआ। रियलाइजेशन का मैंने आपको बताया कि हम देखते हैं कि जो चीज़ हमने कितने में ख़रीदी थी और जब उसको बेचने गए हैं तो वो ज़्यादा में बिकी या कम में बिकी, ठीक है। इसके हमने 2-3 चीज़ें देखी। इस रियलाइजेशन को हमने ट्रांसफ़र करना होता है अलग अलग तमाम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में। फोर्थ स्टेप के अंदर जब हम असेट भी सेल कर चुके, लाइबिलिटीज़ भी हमने पे ऑफ कर दी हैं, और तमाम रियलाइजेशन का गेन या लॉस भी हमने पार्टनर्स के कैपिटल्स अकाउंट में डाल दिया है, तो हम क्लोज कर देते हैं यहाँ पे आके अपने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स को। इस तरह से हमारा पूरा लिक्विडेशन का प्रोसेस जो है वो हो जाता है कंप्लीट। इंशाअल्लाह ताला मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी से रिलेटेड तमाम आपको एक्सरसाइज करवाऊँगी, और इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि जब हम ये चीज़ें समझ लेते हैं, तमाम टर्म्स को समझ लेते हैं, तरीक़ेकार को समझ लेते हैं, तो एंट्री करना कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं रहती। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को स्किप कर देंगे, डायरेक्ट एग्जाम्पल्स पर आ जाएंगे, तो फिर मैं नहीं समझती कि आप लोगों को कोई भी चीज़ सही से क्लियर होगी। कोई भी सवाल है आपने हमसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इस ईमेल एड्रेस पे पूछना है। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।